तो आज आज हमारे पास मेरठ से एक ऐसा मामला है जो हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरा है। मीडिया ने इसे मुस्कान ड्रम मर्डर केस का नाम दिया है, पर यह नाम इसकी क्रूरता के साथ शायद पूरा इंसाफ नहीं करता। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई समाचार रिपोर्ट है और हमारा काम है इन रिपोर्टों के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या, क्यों हुआ, और इस कहानी में ऐसे कौन से मोड़ हैं जो इसे एक आम क्राइम स्टोरी से कहीं ज्यादा भयानक बना देते हैं। सही कहा। ये मामला इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे इंसानी रिश्ते जब टूटते हैं तो वो किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के पीछे की सोच को समझना है। राइट। हम पुलिस की चार्जशीट और जो भी जानकारी है उसके आधार पर यह देखेंगे कि जांचकर्ताओं के हिसाब से इस अपराध की असली जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। तथ्यों को सनसनी से अलग करना जरूरी है। तो चलिए किरदारों से ही शुरू करते हैं। पीड़ित सौरभ राजपूत, जो पहले मर्चेंट नेवी में ऑफिसर थे, और मुख्य आरोपी उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला। एक क्लासिक लव ट्रायंगल जैसा लगता है शुरुआत में। बिल्कुल, लेकिन पुलिस के मुताबिक 4 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की चाकू मारकर हत्या कर दी। ये अपने आप में एक भयानक अपराध है, पर इसके बाद जो हुआ वो इस केस को बर्बरता के एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। हाँ, क्योंकि हत्या के बाद जो घटनाक्रम है वो आरोपियों की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बताता है। क्या मतलब ये कि ये कोई आवेश या गुस्से में उठाया गया कदम नहीं लगता। सही बात है। हत्या करने के बाद उन्होंने सौरभ के शरीर के टुकड़े किए। इन टुकड़ों को एक बड़े नीले प्लास्टिक के ड्रम में भरा और फिर सबूत मिटाने के लिए उस ड्रम को ऊपर से सीमेंट लगाकर सील कर दिया। ये सोचने में भी अजीब लगता है। यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो है अपराध के बाद का व्यवहार। कानूनी भाषा में इसे पोस्ट ऑफेंस कंडक्ट कहते हैं। अच्छा। शरीर को इस तरह नष्ट करने की कोशिश जांचकर्ताओं को साफ बताती है कि ये एक ठंडे दिमाग से की गई सोची समझी हत्या थी। ये सिर्फ सबूत मिटाना नहीं है। नहीं, ये दिखाता है कि आरोपियों को शायद फोरेंसिक जांच की थोड़ी बहुत समझ थी और वो हर हाल में पकड़े जाने से बचना चाहते थे। इस तरह की हरकत अपराध की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देती है। और पुलिस की 1000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट भी इसी तरफ इशारा करती है। लेकिन एक मिनट, जब जांच शुरू हुई थी तो एक बहुत ही अजीब थियरी सामने आई थी। हाँ, काले जादू वाली। हाँ, तांत्रिक क्रियाओं की। ये बात आई कहाँ से थी? मीडिया में तो खूब छपी थी। ये एंगल इसलिए उभरा क्योंकि साहिल के कमरे से कुछ अजीब चिन्ह मिलने की बात सामने आई थी और ये भी कहा गया कि वो अंधविश्वासी किस्म का था। अक्सर ऐसे मामलों में मीडिया और जनता को एक रहस्यमयी वजह आकर्षित करती है। अफेयर के लिए हत्या एक आम शीर्षक है, लेकिन तांत्रिक क्रियाओं के लिए हत्या ये कहानी को एक सनसनीखेज मोड़ दे देता है। लेकिन पुलिस ने तो अपनी चार्जशीट में इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल। उनका मानना है कि ये शायद ध्यान भटकाने के लिए फैलाई गई एक अफवाह थी, एक रेड हेरिंग जैसा कहते हैं। पुलिस के मुताबिक मकसद बहुत साफ था, एक प्रेम त्रिकोण और पैसा। तो ये ड्यूअल मोटिव वाला केस हुआ। एग्जैक्टली। जब जांच गहरी होती है तो अक्सर ऐसे ही संसारिक लेकिन खतरनाक मकसद सामने आते हैं। अफेयर रिश्ते को खत्म करने की वजह बना और पैसा उस अंत को अपने लिए फायदेमंद बनाने का जरिया। और इस साजिश का एक बड़ा हिस्सा मनोवैज्ञानिक हेरफेर भी लगता है। हाँ। चार्जशीट में कुछ नकली स्नैपचैट अकाउंट्स का जिक्र है। कहा जाता है कि मुस्कान ने इन अकाउंट्स का इस्तेमाल साहिल को मैनिपुलेट करने के लिए किया। ये सिर्फ उकसाना नहीं था, ये तो एक पूरा जाल बुनने जैसा लगता है। ये एक क्लासिक कवर्सिव कंट्रोल का पैटर्न हो सकता है, दबाव बनाकर नियंत्रण करने वाला व्यवहार है। अच्छा। इसमें एक व्यक्ति दूसरे की सोच और भावनाओं पर इस तरह हावी हो जाता है कि सामने वाले की सही गलत को परखने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। ये नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स आज के डिजिटल दौर में मनोवैज्ञानिक हेरफेर के सबसे बड़े हथियार हैं। तो शायद इनके जरिए साहिल को ये यकीन दिलाया गया कि सौरभ एक बुरा इंसान है। हो सकता है, और ये भी कि उसे रास्ते से हटाना ही एकमात्र विकल्प है। ये अपराध को आप समझिए शारीरिक से ज्यादा मानसिक बना देता है। एक मिनट, अगर ये सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का मामला था तो फिर पैसों के लेन देन की बात कहाँ से आई? कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि सौरभ के खाते से मुस्कान और उसकी मां के खातों में पैसे ट्रांसफर हुए थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सौरभ को इस अफेयर के बारे में पता चल गया था और ये किसी तरह की ब्लैकमेलिंग थी,
या ये हत्या के बाद उसकी संपत्ति हड़पने की योजना का हिस्सा था? देखिए, ये जांच का केंद्र भी रहा होगा। अगर हत्या से ठीक पहले या बाद में बड़े वित्तीय लेन देन हुए हैं तो ये सीधे सीधे अपराध के मकसद को पैसों से जोड़ता है। तो मतलब ये सिर्फ रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं था? नहीं, ये दिखाता है कि इसके पीछे एक आर्थिक लालच भी था। ये जांच में पुलिस के केस को बहुत मजबूत बनाता है। और अपराध के बाद का ड्रामा भी कम नहीं है। हत्या और सबूत मिटाने के बाद मुस्कान और साहिल मेरठ से भागकर हिमाचल प्रदेश चले गए। शिमला, मनाली जैसी जगहों पर घूम रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच होता है। अपराध की भयावहता से खुद को दूर करने की एक कोशिश, या शायद ये जताने की कि उन्हें पकड़े जाने का कोई डर नहीं है। और सिर्फ भागे ही नहीं, उन्होंने पीछे एक झूठी कहानी भी बुननी शुरू कर दी थी। हाँ, और वो भी बड़े शातिर तरीके से। उन्होंने सौरभ का फोन अपने पास रखा और उससे लगातार परिवार वालों को मैसेज भेजते रहे। ये दिखाने के लिए कि वो जिंदा है। हाँ, कि सौरभ जिंदा है और अपनी मर्जी से कहीं बाहर गया हुआ है। ये न सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश थी, बल्कि ये पीड़ित परिवार के इमोशंस के साथ खेलने जैसा था। बिल्कुल, ये अपराधियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक आम रणनीति है। इससे उन्हें जांच से बचने के लिए कुछ दिनों या हफ्तों का समय मिल जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। हमेशा। और अक्सर टेक्नोलॉजी के इस दौर में ऐसी ही गलतियां, जैसे फोन की लोकेशन या मैसेज करने का तरीका, उन्हें पकड़वाने का कारण बन जाती हैं। पर इस केस में जो सबसे बड़ा सुराग मिला, वो किसी टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चे की जुबान से आया। हाँ, ये इस केस का सबसे दिल दहलाने वाला पहलू है। सौरभ की माँ ने पुलिस को बताया कि उनकी पोती यानी मुस्कान और सौरभ की बेटी ने उनसे कहा, पापा ड्रम में है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। एक बच्चे की ऐसी गवाही की कानूनी अहमियत क्या होती है? क्या इसे कोर्ट में सबूत माना जा सकता है? देखिए, भारत में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत एक बच्चे की गवाही पूरी तरह से मान्य है। अच्छा। अगर कोर्ट को यह विश्वास हो जाए कि बच्चा पूछे जा रहे सवालों को समझने और तर्कसंगत जवाब देने में सक्षम है, उम्र की कोई तय सीमा नहीं है। लेकिन बचाव पक्ष तो इस पर सवाल उठाएगा। बिल्कुल, इसे एक फ्रैजाइल यानी नाजुक सबूत माना जाता है। बचाव पक्ष हमेशा ये दलील देता है कि बच्चे को सिखाया पढ़ाया गया है या उसने किसी और को बात करते हुए सुनकर ऐसा कहा है। तो फिर पुलिस क्या करती है? इसलिए पुलिस के लिए बच्चे के बयान को दूसरे ठोस सबूतों से जोड़ना यानी कॉरोबोरेट करना बेहद जरूरी हो जाता है, जैसे ड्रम की बरामदगी की जगह या फोरेंसिक रिपोर्ट। और जब पुलिस का शिकंजा कस रहा था और शायद परिवार का दबाव भी बढ़ रहा था, तभी कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आया। मुस्कान का सरेंडर। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्कान के माता पिता खुद उसे लेके पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब है, और ये कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि सौरभ के परिवार का तो आरोप है कि मुस्कान के माता पिता को सब कुछ पता था, फिर भी वो चुप थे। सही, तो ये कदम क्या था? क्या ये उनके माता पिता का अपराधबोध था, या ये कानून का शिकंजा कसता देख खुद को और अपनी बेटी को बचाने की एक सोची समझी चाल थी? मतलब शायद उन्हें कानूनी सलाह मिली हो कि सरेंडर करने से सजा कम हो सकती है। हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उन्हें खुद को एक्सेसरी टू द क्राइम यानी अपराध में मददगार होने के आरोप से बचाने का ये सबसे आसान तरीका लगा हो। अब बात करते हैं कानूनी घटनाक्रम की। मुस्कान और साहिल दोनों गिरफ्तार हैं और जेल में हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेल से मुस्कान ने एक ऐसी मांग की है जिसने सबको चौंका दिया है। वो कानून यानी LLB की पढ़ाई करना चाहती है। और वजह? वो अदालत में अपना केस खुद लड़ना चाहती है। हाँ। मतलब ये क्या है? ये एक असाधारण कदम है और इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प है। पहली नजर में ये एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट यानी आत्ममुग्धता का लक्षण हो सकता है। कैसे? ये दिखाने की कोशिश कि मैं इतनी होशियार हूं कि मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सिस्टम को हरा सकती हूं। दूसरा, ये कहानी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की एक बहुत मजबूत कोशिश है। मतलब उसे लगता है कि कोई वकील उसकी कहानी को सही से नहीं बता पाएगा। शायद लगता है कि कोई भी वकील उसकी कहानी को उस तरह से पेश नहीं कर पाएगा जैसा वो चाहती है। वो कोर्टरूम को अपने लिए एक मंच की तरह इस्तेमाल करना चाहती होगी। लेकिन क्या ये मुमकिन भी है? जेल अधिकारियों का कहना है कि वो सिर्फ 8वीं पास है। LLB तो एक प्रोफेशनल डिग्री है। बिल्कुल, यहीं पर हकीकत और दिखावे का फर्क पता चलता है। भारत में राइट टू एजुकेशन कैदियों का एक मौलिक अधिकार है, लेकिन LLB के लिए तो 12वीं पास होना जरूरी है। का एक तरीका हो सकता है ये दिखाने का कि मैं सुधरना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। एग्जैक्टली।
जाहिर है सौरभ के परिवार की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र है। उनकी मां ने सार्वजनिक रूप से मुस्कान के लिए मौत की सजा की मांग की है, जो कि ऐसे जघन्य अपराधों में पीड़ित परिवार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। वे न्याय की मांग कर रहे होते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब अक्सर सबसे कठोर सजा होता है। उन्होंने मुस्कान के माता-पिता पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है कि उन्हें सब पता था लेकिन उन्होंने अपने दामाद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। और जहां तक मिलीभगत के आरोप की बात है, ये जांच के दायरे को और बढ़ा देता है। पुलिस को यह भी देखना होगा कि क्या किसी और ने सबूत छिपाने या आरोपियों की मदद करने में कोई भूमिका निभाई थी। तो इस सब को जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? ये मामला सिर्फ एक ड्रम में मिली लाश का नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी साजिश, आधुनिक तरीकों से किया गया मनोवैज्ञानिक हेरफेर और लगातार सामने आ रहे नाटकीय मोड़ों की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है। इसकी क्रूरता, प्रेम प्रसंग, काले जादू के झूठे दावे और अब जेल से वकील बनने का ये अजीब नाटक, इन सब ने इसे एक ऐसा केस बना दिया है जिस पर लंबे समय तक बात होती रहेगी। ये मामला समाज को ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो रिश्ते सबसे करीबी होते हैं, कभी-कभी वही सबसे ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। जब अपराध इतने व्यक्तिगत और उलझे हुए होते हैं तो सच्चाई कितनी परतों के नीचे छिपी हो सकती है? क्या हम कभी पूरी कहानी जान पाएंगे, या हम सिर्फ पुलिस की चार्जशीट और मीडिया की सुर्खियों से मिली जानकारी के टुकड़ों को ही जोड़ते रहेंगे? और जब एक आरोपी खुद अपना वकील बनना चाहता है, तो क्या ये न्याय की तलाश है या फिर कहानी को नियंत्रित करने की एक आखिरी हताश कोशिश? ये विचार करने योग्य है।